हेडमास्टर की आंखें अचानक तेज हो गईं। गायब। एक हाई लेवल रैंक 9 ट्रेनर अगर स्कूल छोड़ता है तो रिपोर्ट करना जरूरी होता है। वो बिना वजह कैसे गायब हो सकता है? टीचर्स के बीच हल्की सी हंसी गूंज उठी। सब एक दूसरे को देखकर इशारे कर रहे थे। डिंग चुनफांग छात्रों को तंग करने के लिए बदनाम था। अचानक उसका यूं गायब हो जाना शायद किसी सजा का नतीजा था। एक टीचर ने गंभीर होकर कहा, मजाक मत करो। डिंग चुनफंग के साथ हमेशा कई बॉडीगार्ड्स रहते हैं, सब के सब टाइटल लेवल पेट वॉरियर्स। सिर्फ हमला करना तो दूर, अगर कोई उनके प्रति जरा भी डिसरिस्पेक्ट दिखाए तो हल्की सजा से लेकर भारी सजा तक तुरंत अर्थ से इजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे रैंक 9 ट्रेनर को छेड़ने की हिम्मत किसमें है? हेडमास्टर समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने हाथ फैलाया और एस्ट्रल एनर्जी बाहर छोड़ी। यिन और यांग को आधार बनाकर उन्होंने एक फॉर्मेशन कास्ट किया। हेवनली ड्रैगन एकेडमी के अंदर से चारों दिशाओं और 8 दिशाओं में खोज शुरू हो गई। उनकी आंखें बंद थीं। सर्कुलर 8 ट्राइग्राम्स की तरह बना फॉर्मेशन घूमने लगा। कुछ देर तक फॉर्मेशन घूमता रहा, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिला। अचानक ओल्ड हेडमास्टर ने आंखें खोल दी। चेहरे पर साफ शॉक था। उन्हें 100 माइल्स के दायरे में डिंग चुनफांग की कोई भी ब्रेथ महसूस नहीं हो रही थी। उन्होंने जोर से पुकारा, कोई है? आवाज खत्म होते ही कई लोग काले क्लोक्स पहने हुए अचानक प्रकट हो गए। सबने सम्मान से हाथ जोड़कर सिर झुका लिया, आदेश की प्रतीक्षा में। ओल्ड हेडमास्टर का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। दांत भींचते हुए बोले, दिन दहाड़े किसी ने हेवनली ड्रैगन एकेडमी के रैंक 9 ट्रेनर डिंग चुनफांग का अपहरण कर लिया है। तुम सब तुरंत जांच शुरू करो। वो जिन लोगों से हाल में मिला है, जिनसे संपर्क में था, सबकी जांच करो। देखो कौन है जो हेवनली ड्रैगन एकेडमी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहा है। हम उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। जो भी विरोध करे उसे तुरंत मार गिराना। ब्लैक क्लोक्स पहने टाइटल लेवल पेट वॉरियर्स आदेश पाकर जाने ही वाले थे कि हेडमास्टर की कलाई पर बंधा अलार्म डिवाइस बार बार बज उठा। कॉलर आईडी देखकर हेडमास्टर ठिठक गए। यह नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट का कॉल था। ओल्ड हेडमास्टर हैरी ने तुरंत कॉल रिसीव किया। साथ ही आसपास खड़े सभी लोगों को सख्त आवाज में शांत रहने का इशारा किया ताकि वो इस महत्वपूर्ण बातचीत को साफ सुन सकें। तभी सामने हवा में एक विशाल होलोग्राफिक इमेज प्रकट हुई और वातावरण अचानक और भी तनावपूर्ण हो गया। शांत और स्थिर, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हेडमास्टर ने तुरंत सिर झुकाकर उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। ऐसा बहुत कम होता था कि बोआ जैसा बड़ा नाम इस छोटे से स्कूल से सीधे संपर्क करे। इस बार जरूर कोई बेहद गंभीर मामला था। जैसे ही वह प्रकट हुए, बलोआ ने बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर बात की। आज क्लास 8 के क्लासमेट के गाइडिंग टीचर के गायब होने के बारे में मैं तुम्हें सिर्फ एक वाक्य में सलाह देता हूँ, इस मामले में ज्यादा गहराई तक मत जाओ। हेडमास्टर एक पल के लिए समझ नहीं पाए कि बोआ का असली मतलब क्या है, लेकिन जब उन्होंने सीधे डिंग चुनफांग का नाम लिया तो साफ हो गया कि उसने किसी बेहद खतरनाक ताकत को नाराज कर दिया है। वरना बोआ जैसा बड़ा नाम खुद सामने आकर चेतावनी नहीं देता। बार्लो जैसा व्यक्ति तो ऐसा था जो चाह ले तो हवा और बारिश तक को नियंत्रित कर सकता था। हेवनली ड्रैगन एकेडमी को बंद करना भी उसके लिए मुश्किल नहीं था। यह सोचते ही हेडमास्टर ने कोई बहस नहीं की। उन्हें समझ आ गया कि उनके लिए क्या ठीक है। उन्होंने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगी और आदेश मानने की बात कही। हालांकि उन्हें अब तक नहीं पता था कि डिंग चुनफांग ने किसे नाराज किया है, लेकिन जब मामला नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से जुड़ा हो तो पहले माफी मांगना ही बेहतर था। हेडमास्टर ने धीमे स्वर में कहा, डिंग चुनफांग अक्सर अपने नाम और पद का इस्तेमाल कर छात्रों को दबाता था। वह नई प्रतिभाओं के सपनों को रौंदता था। ऐसा व्यक्ति जीने के लायक नहीं। मुझे तो आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने स्कूल की सफाई कर दी। असल में यह सब कहकर हेडमास्टर जानना चाहते थे कि डिंग चुनफांग ने आखिर किस बड़े नाम को नाराज किया है, लेकिन उन्हें जवाब में केवल बोआ की गहरी और गंभीर आवाज सुनाई दी। अगर तुम्हें पता था कि डिंग चुनफांग ऐसे घटिया काम कर रहा है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसे जो मन करे करने दिया क्यों? यह सुनते ही हेडमास्टर बिल्कुल निरुत्तर हो गए। सच यह था कि उन्होंने डिंग चुनफांग को अक्सर नजरअंदाज किया क्योंकि वह रैंक 9 नर्चरिंग मास्टर था, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। उसकी ऊंची पोजीशन और शक्ति के कारण उसे छूट दी जाती रही। आज सीधे बोआ द्वारा सवाल पूछे जाने पर हेडमास्टर घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया क्या कहें। ईमानदारी से कहा, यह मेरी गलती है। समय के साथ उसकी पोजीशन और पावर बढ़ती गई, लेकिन उसने अपनी सीमाएं भूल दी। उसकी सोच छोटी होती गई। आज से मैं स्कूल के अंदर सख्त प्रबंधन करूंगा। मैं सीधे दखल नहीं दूंगा, लेकिन अनुशासन जरूर लागू होगा। हेडमास्टर की यह माफी सुनकर बोआ कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, जो कहा है उसे याद रखना, वरना भविष्य में अगर कुछ हुआ
तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। हेडमास्टर ने तुरंत जवाब दिया, जी सर। धीरे धीरे वाइस प्रेसिडेंट बोआ की होलोग्राफिक छवि फीकी पड़ने लगी। गायब होने से पहले उन्होंने आखिरी चेतावनी दी, जो आने वाला है उसे आने दो। तुम्हारी जान की रक्षा एल्डर्स की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी सलाह मत भूलना, वरना मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर वह पूरी तरह अदृश्य हो गए। थोड़ी ही देर में हेवनली ड्रैगन एकेडमी के नोटिस बोर्ड के बाहर कई छात्र इकट्ठा हो गए। उस नोटिस पर साफ शब्दों में लिखा था, क्लास 8 हेवनली सेल्फ के गाइडिंग टीचर दिंग चुनफांग ने समय से पहले रिटायरमेंट लेने का अनुरोध किया है। इस कारण क्लास 8 हेवनली सेल्फ के सभी छात्रों को नर्चरिंग मास्टर एक्सचेंज मीटिंग में एक विशेष असेसमेंट से गुजरना होगा। जो छात्र उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन्हें क्लास 7 हेवनली सेल्फ में पदोन्नत किया जाएगा, और जो छात्र निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें हेवनली सेल्फ से हटाकर निचली श्रेणी में भेज दिया जाएगा। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में करना अनिवार्य है। निर्धारित समय के बाद जो छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उन्हें स्वेच्छा से ड्रॉप आउट माना जाएगा। यह पढ़ते ही क्लास 8 का एक लड़का खुशी से चिल्लाया, कमाल है, अब किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बगल में खड़े दूसरे लड़के ने उसे जोर से मुक्का मारा, पागल हो गए हो क्या? अगर असेसमेंट पास करना है तो और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर अच्छे परिणाम नहीं आए तो सीधे नीचे टैटर्ड क्लास अर्थ में गिरा दिए जाओगे। जंग लिंगतोंग नोटिस को खाली नजरों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सोचे। आसपास खड़े छात्र आपस में बातें कर रहे थे। सुना है क्लास अर्थ समाज की सबसे निचली श्रेणी है। वहाँ के छात्रों को स्कूल के जंगली पेट्स की गंदगी तक साफ करनी पड़ती है। सिर्फ सुनकर ही बदबू आने लगती है। हेवनली सेल्फ का कोई भी छात्र उस स्तर पर गिरना नहीं चाहेगा। जांग लिंगतोंग के पास खड़ी उसकी सहेली अचानक चिल्लाई, मैं बहुत परेशान हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता ही होता। हेवनली सेल्फ में आने के लिए एग्जाम पास करना ही कितना मुश्किल था। अगर इस असेसमेंट में फेल हो गई तो सच में बर्बाद हो जाऊंगी। तभी कुछ छात्र जो पहले डिंग चुनफांग की चापलूसी करते थे वहां आ पहुंचे। उन्होंने जांग लिंगतोंग को चुप खड़े देखा और ताने मारते हुए बोले, ओह छोटी जांग भी यहाँ है, अच्छा मौका है, सीधे क्लास अर्थ में लौट जाओ, हेवनली सेल्फ तुम्हारे लायक नहीं है। यह सुनकर जांग लिंगतोंग ने सिर झुका लिया। वह चुप रही, लेकिन उसके बगल में खड़े लाल बालों वाले दोस्त ने तुरंत जवाब दिया, पहले टीचर डिंग की चापलूसी करके खुद को बड़ा समझने लगे थे, इसलिए अब जो मन में आए बोल रहे हो। अगर क्लास अर्थ इतना पसंद है तो खुद क्यों नहीं चले जाते वहां? वह लड़का आंखें बंद कर हल्की हंसी के साथ बोला, फिर से उसे बचाने आ गई हो, लेकिन जो कहा गलत नहीं कहा। एग्जाम फील्ड में पहुंचते ही वह घबरा गई थी। एक साधारण पेट को भी टेम नहीं कर पाई। वह हेवनली सेल्फ की बदनामी से ज्यादा कुछ नहीं है, हम तो बस सच बोल रहे हैं। लाल बालों वाला छात्र गुस्से से कांप उठा, लेकिन दूसरे दो लड़के तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ वहां से चल दिए। जाते जाते भी घमंड से बोले, चलो इन दो बेकार लोगों पर समय मत बर्बाद करो। टीचर एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस के बाद तो वैसे भी इनका चेहरा नहीं दिखेगा, बस इंतजार करो, सब साफ हो जाएगा। उनके जाने के बाद माहौल भारी हो गया। नोटिस बोर्ड के सामने खड़े छात्रों के दिलों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अब यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह उनकी प्रतिष्ठा, भविष्य और हेवनली सेल्फ में बने रहने की आखिरी उम्मीद थी। जांग लिंगतोंग अब भी उदास चेहरा लिए खड़ी थी। उसने अपनी दोस्त को आगे बढ़कर उन अज्ञानी लड़कों का जवाब देने दिया। वह खुद कुछ नहीं कर सकी, बस मन ही मन अपनी दोस्त की आभारी रही। धीरे से उसने कहा, मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए, कहीं तुम्हें भी मेरी वजह से परेशानी न उठानी पड़े। उसकी लंबी बालों वाली दोस्त स्वभाव से शांत थी, लेकिन उन लोगों से बिल्कुल नहीं डरती थी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, उनकी बेकार बातों पर ध्यान मत दो। उसने दोनों हाथ जांग लिंगतोंग के कंधों पर रखे और उसे हौसला देते हुए याद दिलाया, याद है पेट टेमिंग थ्योरी का सब्जेक्ट तुमने ही मुझे समझाया था। तुम्हारी मदद के बिना मैं पास नहीं हो पाती। वे लोग बस इसलिए जलते हैं क्योंकि तुम क्लास की टॉप स्टूडेंट रही हो। जांग लिंगतोंग ज्यादा मत सोचो। उसकी दोस्त ने जो कहना था सब कह दिया, लेकिन जांग लिंगतोंग के मन का अंधेरा कम नहीं हुआ। वह चुपचाप मुड़ी और जाने लगी। धीमे स्वर में बोली, वह सब बहुत पहले की बात है। अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी गहरे अंधेरे खड्ड में गिर गई हूँ। मेरा मन धीरे धीरे टूट रहा है। मैं बस कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। अचानक उसकी दोस्त भागकर आई और उसकी कमर पकड़कर उसे रोक लिया। इस हरकत से जांग लिंगतोंग का चेहरा गुस्से और झुंझलाहट से हरा पड़ गया। दोस्त ने जिद भरे स्वर में कहा, चाहे पास हो या फेल, एग्जाम तो आज रात देना ही है। पहले चलकर क्लास प्लेसमेंट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। उसी समय
दूसरी तरफ सूपिंग लाइब्रेरियन के पास खड़ा था। उसके हाथों में पेट नर्चरिंग पर किताबों का बड़ा ढेर था और वह 10 किताबें उधार लेने आया था। वह शांत मन से कल की घटनाओं को पीछे छोड़ चुका था। दिंग चुनफांग की बातें अब उसके लिए मायने नहीं रखती थीं। फर्क बस इतना था कि अब उसके पास गाइडिंग टीचर का विशेष अधिकार था, जिससे वह दुर्लभ और कीमती किताबें भी उधार ले सकता था। तभी पीछे से हलचल हुई। जंग लिंगतोंग को उसकी दोस्त लगभग धकेलते हुए अंदर लाई, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि रजिस्ट्रेशन कराए बिना उसे जाने नहीं देगी। आवाज सुनकर सूपिंग ने मुड़कर देखा। उसी क्षण जांग लिंगतोंग ने भी सिर उठाया। दोनों की नजरें लाइब्रेरियन काउंटर के पास टकराईं। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। दोनों ने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया। जांग लिंगतोंग के लिए उससे दोबारा मिलना जरूरी नहीं था, लेकिन सूपिंग को उसकी सख्त जरूरत थी। उसे अपने थीसिस लिखवाने में उसकी मदद चाहिए थी। सूपिंग ने गौर किया कि जांग लिंगतोंग का चेहरा बेहद उदास था, जैसे किसी ने उसकी सारी खुशियां छीन ली हों। वातावरण कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह शांत हो गया। आखिर सूपिंग ने ही चुप्पी तोड़ी। वह उसके पास आया और बोला, तुम दोनों के चेहरे ठीक नहीं लग रहे, क्या हुआ? जांग लिंगतोंग चुप रही, लेकिन उसके बगल में खड़ी लाल बालों वाली दोस्त से रहा नहीं गया। उसने गुस्से से कहा, मत पूछो, टीचर दिंग ने मेरी दोस्त का थीसिस बर्बाद कर दिया। जिस थीसिस पर उसने दिन रात मेहनत की थी, उसे हर छोटी बात में कमी निकालकर रिजेक्ट कर दिया। कभी यह गलत, कभी वह गलत कहकर उसे पास ही नहीं होने दिया। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें, सब पर पानी फेर दिया गया। उसका फेस इतना खराब क्यों है? तुम ही बताओ। इतना बेकार टॉपिक किस बदकिस्मत को मिलता है? वह तो पहले से ही डेड है, फिर भी टोंग से कहा जा रहा है कि उसे नर्चर करो। यह नर्चरिंग है या कोई सपना चल रहा है? हालांकि सूपिंग को उसके मिले हुए टॉपिक की ज्यादा परवाह नहीं थी, फिर भी वह चुप नहीं रहा। सही बात है, ऐसा अनरीजनेबल टॉपिक क्यों दिया गया? कोई ऐसा टॉपिक सोच भी कैसे सकता है? इसे करने के लिए तो गॉड बनना पड़ेगा। सूपिंग की बात सुनकर जांग लिंगतोंग खुद को रोक नहीं सकी और हल्का सा गिगल कर दी। काफी देर बाद पहली बार उसके सैड फेस पर थोड़ी नरमी आई। यह देखकर रेड हेड फ्रेंड भी हैरान रह गई। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? क्या इतना फनी है? सूपिंग ने धीरे से कहा। थीसिस लिखने की बात चली तो सूपिंग ने आगे कहा, मेरे पास भी एक ऐसा मैटर है जो इसी से रिलेटेड है। वैसे मैं एक ऐसे स्कॉलर की तलाश में हूँ जिसे आर्टिकल लिखने का काफी एक्सपीरियंस हो। अगर वह किसी और के साथ मिलकर राइटिंग करने में माइंड न करे तो और भी अच्छा। क्या तुम्हें ऐसा कोई इंसान पता है जो मुझे इंट्रोड्यूस किया जा सके? वह साफ साफ हेल्प मांगना चाहता था, लेकिन सीधे बोलने के बजाय गोल गोल बात कर रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि यह सीकिंग सच में सिंसियर है या नहीं, लेकिन जांग लिंगतोंग के लेवल को देखते हुए वह उसकी बात का मतलब तुरंत समझ गई। एक पल के लिए उसके चेहरे पर हल्की सी जटिल भावना आई, फिर वही पुराना सैड फेस लौट आया। थोड़ी रिग्रेट भरी आवाज में उसने कहा, मैं सच में इस नर्चरिंग मैटर पर तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहती हूँ, लेकिन अब हमें क्लासेस में सेपरेट किया जाने वाला है। यह सुनकर सूपिंग चौंक गया। क्लासेस में सेपरेट? ये क्या हो रहा है? असल में क्लास हेवनली सेल्फ के डिवीजन की मेन वजह खुद सूपिंग था, लेकिन उसे इस समय इसका कोई आइडिया नहीं था। कुछ देर बाद दोनों लड़कियों ने उसे पूरा सिचुएशन समझाया। सूपिंग फिर गहरी सोच में डूब गया। अजीब है, जांग लिंगतोंग जैसी रैंक 9 नर्चरिंग मास्टर को अलग किया जा रहा है और स्कूल में किसी को शौक तक नहीं हुआ, जैसे सबके लिए यह एक नेचुरल बात हो। वह मन ही मन खुद को प्रिपेयर करने लगा आगे आने वाले क्वेश्चनिंग और शक का सामना करने के लिए। लेकिन अजीब बात यह थी कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने इस मैटर को दबा दिया हो? गाइडिंग टीचर का अचानक अर्ली रिटायरमेंट लेना और उसके तुरंत बाद क्लास डिवीजन जैसा बड़ा फैसला, तुम्हें यह थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लगता? रेड हेड लड़की ने समझाया कि स्कूल ने ऑफिशियल नोटिस में इम्प्रॉपर स्टाइल की बात कही है। इसी वजह से डिंग चनफांग को नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन जांच के लिए ले गई। यह सुनते ही सूपिंग को अचानक बालों की याद आई। नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन का वह भारी भरकम चेहरा। तो बात ऐसी है, अब समझ आया। अगर ऊपर से मैटर हैंडल हो चुका है तो मानो कुछ हुआ ही नहीं। इतना सोचकर उसने टॉपिक बदल दिया और क्लास डिवीजन की बात छेड़ दी। यह क्लास डिवीजन एग्जाम क्या इतना डिफिकल्ट है? जांग लिंगतोंग ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, असल में पहले भी क्लास हेवनली सेल्फ में डिवीजन एग्जाम हुआ है, लेकिन 100 लोगों में से सिर्फ 30 को ही दूसरी क्लासेस के टीचर्स सिलेक्ट करते हैं। कंपटीशन रेशियो बहुत हाई है। बाकियों को अलग अलग रीजन देकर क्लास अर्थ में भेज दिया जाता है। यह कहते कहते जान लिंगोन की आंखें भर आईं। उसके बगल में खड़ी रेड हेड फ्रेंड ने तुरंत उसका कंधा थाम लिया। खुद पर भरोसा रखो, हम जरूर पास करेंगे। लेकिन जांग लिंगतोंग का मूड इस समय ऐसा था जैसे वह किसी गहरे अबिस में गिर चुकी हो। वह खुद को ऊपर खींचने की ताकत खो चुकी थी। उसे लग रहा था कि वह पूरी तरह फेलियर है, कुछ भी सही नहीं कर पा रही। मन में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और खालीपन
अन पढ़ने का मन, न लड़ने का मन। सूपिंग ने उसकी झिझक और टूटे हुए कॉन्फिडेंस को देखा। डिंग चनफांग के साथ जो हुआ था उसका असर अभी भी उसके अंदर गहराई तक बैठा हुआ था, जैसे किसी ने उसके आत्मविश्वास की जड़ ही काट दी हो। लग रहा था जैसे जंगलिंग तोंग के मन में धीरे धीरे जहर उतर चुका हो। वह उन स्टूडेंट्स जैसी नहीं थी जो किसी डेविल को गॉड समझकर पूजा करते थे, लेकिन फिर भी डिंग चनफांग के असर से वह पूरी तरह अछूती नहीं बची थी। अगले ही पल सूपिंग ने पूछा, यह क्लास अर्थ आखिर है कैसी जगह? रेड हेयर्ड लड़की ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मैं पहले वहीं पढ़ती थी। वहां रहने, खाने और पढ़ने की कंडीशंस बहुत क्रूड हैं। स्कूल इसे ट्रेनिंग कहता है, लेकिन असल में वह सिर्फ हेवी वर्क होता है, सब दिखावा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक गाइडिंग टीचर हजारों स्टूडेंट्स को मैनेज करता है। साल भर में एक बार भी उनसे प्रॉपरली मिलना मुश्किल। ट्रेनिंग की केयर तो दूर की बात, नर्चरिंग तो बस इल्यूजन है। अगर उस समय जांगलिंग तोंग मुझे गाइड नहीं करती तो आज भी मैं क्लास अर्थ में बीस्ट्स का पूप साफ कर रही होती। जांगलिंग तोंग ने तुरंत धीरे से कहा, मैंने तो बस तुम्हें कुछ ऑर्डिनरी नर्चरिंग टेक्निक्स ही सिखाई थी। तुम्हारी एबिलिटी अच्छी थी, इसीलिए तुम क्लास हेवनली सेल्फ में आ पाई। रेड हेयर्ड लड़की ने सिर हिलाया। क्लास अर्थ में कौन नहीं चाहता ऊपर उठना, लेकिन कितनों को जांगलिंग तोंग जैसा गाइड मिलता है। यह सुनकर सूपिंग कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने शांत स्वर में कहा, क्लास डिवीजन के लिए रजिस्टर करने के बाद क्या तुम मुझे क्लास अर्थ दिखा सकती हो? दोनों लड़कियां एक साथ चौंक गईं। तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? सूपिंग ने कारण नहीं बताया, लेकिन दोनों ने आखिरकार हामी भर दी। शायद क्यूरियोसिटी, शायद भरोसा। अर्थ एरिया हेवनली एरिया के बिल्कुल पास ही था, लेकिन फर्क आसमान जमीन का था। हेवनली एरिया ऊंची ग्रैंड बिल्डिंग से भरा हुआ, शानदार हॉस्टल्स, क्लीन रोड्स, डेकोरेटेड हॉल्स, वहीं रहते थे क्लास हेवनली सेल्फ के स्टूडेंट्स और गाइडिंग टीचर्स। और उसके बिल्कुल बगल में अर्थ एरिया, छोटा, सुनसान, टूटी दीवारें, मिट्टी भरे रास्ते। यही वह जगह थी जहां क्लास अर्थ के स्टूडेंट्स और लेबरर्स रहते थे। एक तरफ रोशनी, दूसरी तरफ साया। बस दीवार एक थी, लेकिन दुनिया दो अलग। लेकिन बस वह मेन रोड पार करनी थी जो हेवनली एरिया और अर्थ एरिया को अलग करती थी। तीनों आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा गार्बेज ट्रक्स का एक ग्रुप हेवनली एरिया से अर्थ एरिया की तरफ जा रहा था। शुरू में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही एक ट्रक सूपिंग के पास से गुजरा, उसका डोर आधा खुला था। नाक में जो गंध आई वह कचरे की बदबू नहीं थी, वह थी खून की गंध। सूपिंग की नजर अंदर गई। वहां कई फियर्स बीस्ट्स की लाशें पड़ी थीं। ट्रक्स तेज रफ्तार से मुड़े, अर्थ एरिया के एक खाली प्लेटफॉर्म पर जाकर रुके। जैसे ही रुके, सभी ट्रक्स ने एक साथ अपने पीछे का हिस्सा उठाया और उन पेट्स की लाशें नीचे गिरा दी। बड़ी, छोटी, हर तरह की। कुछ ही पलों में लाशों का ढेर पहाड़ जैसा बन गया। कार्स चली गईं और तभी आवाजें गूंज उठीं, जल्दी करो, धीरे हुए तो कुछ नहीं बचेगा। उम्मीद है इस बार कुछ काम का मिल जाए। अर्थ एरिया के स्टूडेंट्स बदबू की परवाह किए बिना सीधे उन लाशों पर टूट पड़े। उनके कपड़े हेवनली एरिया के छात्रों से साफ अलग थे, सस्ते, गहरे रंग के, घिसे हुए हुए। एक लड़के ने एक मरा हुआ वुल्फ बाहर निकाला। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी, लेकिन वह खुश था। मिल गया। मेरे ड्रैगन रिसर्च टॉपिक के लिए यही चाहिए था। ध्यान से देखने पर साफ था, वुल्फ जहर से मरा था, पूरा शरीर बैंगनी पड़ा हुआ। फिर भी वह खुद को समझा रहा था, थोड़ा पॉइजन्ड है तो क्या, ठंडा करके धो लेंगे, काम आ जाएगा। सड़ी हुई लाशों के बीच एक टूटी दांतों वाला पिग अभी भी आधा जिंदा था, कमजोर सी आवाज निकाल रहा था। एक युवक की नजर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। जिंदा पेट है, आज तो किस्मत खुल गई। बाकी सब उसके पास जमा हो गए। यह पिग पेट कंपटीशन में घायल हुआ था, जिंदा बच जाना ही चमत्कार था। चलो इसके घाव भरते हैं, आगे रोज बीस्ट कंट्रोल प्रैक्टिस कर सकेंगे। दूर खड़े हेवनली एरिया के कुछ स्टूडेंट्स यह सब देख रहे थे। एक लड़के ने धीमे से कहा, बेचारे हैं, हम जो फेंक देते हैं वही इनके लिए खजाना है। दूसरा हंसा, बेचारे क्यों, यह एबिलिटी की कमी है। अगर हेवनली सेल्फ में नहीं आ पाए तो दोष खुद का है। सोच कर देख, असली में तो हम ही परेशान हैं। ठीक से खाना नहीं, ठीक से नींद नहीं, इतनी दूर भागदौड़ सिर्फ कंपटीशन पॉइंट्स के लिए। एक तरफ बचा हुआ कचरा, बेकार की शान। दोनों दुनियाएं एक ही एकेडमी में थीं, लेकिन असल फर्क टैलेंट का नहीं, मौके का था। सूपिंग ने सामने का दृश्य देखा, खामोश, एक भी शब्द नहीं निकला, बस सोच में डूब गया। वह एक पेट नर्चरिंग स्टोर का मालिक था। आज तक कोई ऐसा बीस्ट नहीं मिला जिसे वह ठीक न कर सके, लेकिन यहाँ उसके सामने पेट कॉर्प्सेस का ढेर पड़ा था और लोग उन्हें छीनने के लिए टूट रहे थे। कुछ पल तक वह जैसे सुन्न खड़ा रहा, तभी पर्पल हेड लड़की ने आवाज लगाई, क्या हुआ, ऐसे खड़े क्यों हो? यहीं आना चाहते थे ना? आगे चलना है या नहीं? आवाज सुनते ही सूपिंग जैसे होश में आया, मैं ठीक हूँ, तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे आता हूँ। जांगलिंग तोंग ने गौर से उसे देखा, क्या तुम इस दृश्य की वजह से परेशान हो? सूपिंग अभी कुछ समय पहले ही गांव से शहर आया था, सीधे सबसे वीआईपी एकेडमी में, हेवनली ड्रैगन एकेडमी। नाम ही काफी था, हर कोई यहाँ पढ़ना चाहता था।
लेकिन अगर यही एकेडमी इतनी बड़ी है तो इतने स्टूडेंट्स को ऐसी हालत में क्यों गिरने दिया गया? क्या हमेशा से ऐसा ही था? सुपिंग के सवाल पर दोनों लड़कियां सोच में पड़ गईं। जांग लिंगतोंग ने याद करने की कोशिश की। जब मैं यहाँ आई थी तब से ऐसा ही देख रही हूँ। उसकी रेड हेयर्ड दोस्त ने बात आगे बढ़ाई। अब याद आ रहा है, हर बार जब तुम पेट्स लेकर यहाँ आती थीं तो हमें थोड़ा गाइड करती थीं। उसी की वजह से हम क्लास हेवनली सेल्फ में आ पाए। वह सच में उसकी आभारी थी। तीनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक लड़का हवा में उछलता हुआ आया और जमीन पर जा गिरा। धड़ाम। वह अर्थ एरिया की यूनिफॉर्म में था, चेहरा जख्मी, दर्द से चिल्लाता हुआ। उठने की कोशिश भी नहीं कर पाया था कि हेवनली एरिया का एक स्टूडेंट उसके ऊपर पैर रखकर खड़ा हो गया। जोर से बोला, जोर से चिल्ला। नीचे दबा लड़का बस कराह रहा था, वह विरोध नहीं कर रहा था और यही बात सामने वाले को और मजा दे रही थी। उसने पास खड़े दूसरे स्टूडेंट को बुलाया। भाई सीओ, यह बहुत जिद्दी है। दूसरा लड़का आया, हाथ में बेसबॉल बैट। उसने बैट को ऊपर उठाया, चेहरे पर घमंडी मुस्कान। हट जाओ सब, मारना हो तो ढंग से मारो, घूंसे लातों से क्या मजा आता है। उसकी आंखों में मजाक नहीं था, वह सच में वार करने वाला था और उस पल पूरी जगह पर तनाव फैल गया था। जान लिंगतोंग और उसकी दोस्त घबरा गईं। अरे तुम क्या करने वाले हो? क्या उसे मार डालोगे? बेसबॉल बैट वाला लड़का दरिंदे जैसी आंखों से वार करने ही वाला था। उसे आसपास की किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज उसकी बदकिस्मती थी। जैसे ही बैट उस अर्थ एरिया वाले लड़के के सिर पर गिरने वाली थी, अचानक बैट गायब। उसके दोनों हाथ अब भी हवा में उसी तरह पकड़ बनाए हुए थे, लेकिन हाथ खाली। वह घबराकर पीछे मुड़ा। सुपिंग उसके पीछे खड़ा था, हाथ में वही बैट। लड़का गुर्राया, तू कौन है? मेरे मजे में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? सुपिंग शांत स्वर में बोला, बस एक आम राहगीर जो लोग वापस लड़ भी नहीं सकते, उन्हें पीटना मजेदार लगता है। दूसरे दोनों हेवनली एरिया के लड़के हंस पड़े। बुली, उसने हमें बुली कहा। वे पेट पकड़कर हंस रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें बिजली का झटका दे दिया हो। उनमें से एक ने अर्थ एरिया वाले लड़के के बाल पकड़कर सिर ऊपर उठाया। चेहरा सूजा हुआ, गालों पर बैंगनी निशान, आंखों में सहनशीलता। हेवनली एरिया वाला मुस्कुराया। देखा, ये खुद ही हमें मारने दे रहे हैं स्वेच्छा से, फिर भी तू बीच में क्यों कूद रहा है? इतना अंधा है क्या? पीटा हुआ लड़का दोनों हाथ जोड़कर सुपिंग से विनती करने लगा, कृपया बीच में मत पड़ो। उन्होंने कहा है वो मुझे नर्चरिंग की आर्ट सिखाएंगे और क्लास लेवल एग्जाम में मदद करेंगे। मैं बस एक कदम दूर हूँ, क्लास हेवनली सेल्फ के दरवाजे से। कृपया चले जाओ। हेवनली एरिया वाला लड़का घमंड से बोला, सुना तूने? बस थोड़ा सा रिसोर्स छोड़ दूं तो अर्थ एरिया में आंधी चला दूं। तूने शायद कभी पावर नहीं देखी, इसलिए अंधा बना हुआ है। जान लिंगतोंग ने अपना मुंह ढक लिया। उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उसकी रेड हेयर दोस्त अलग थी, वह खुद अर्थ एरिया से आई थी। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, दांत किटकिटाने लगे। क्या ये दरिंदे नहीं डरते कि कोई सच में बदला ले लेगा? मुझे नहीं लगता ये तुम्हें कुछ अच्छा सिखाएंगे। सुपिंग ने हेवनली एरिया वालों की बातों की परवाह नहीं की। उसने बैट जमीन पर फेंक दी, फिर जान लिंगतोंग की ओर मुड़ा। अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है तो तुम खुद इन्हें नर्चरिंग की असली आर्ट सिखा सकती हो। क्या कहती हो? वह चौंक गई। मैं? हेवनली एरिया के लड़के दूसरी तरफ से चिल्लाए, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? झगड़ा खड़ा करना चाहते हो? जानते भी हो हमारे भाई जियाफिंग चुनन कौन है? वो क्लास हेवनली सेल्फ के नर्चरिंग डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा होगा अपनी औकात पहचान लो। इतना लंबा चौड़ा टाइटल, जैसे कोई कार्टव्हील घूम रहा हो, लेकिन मकसद सिर्फ डराना। सुपिंग ऐसे लोगों से मिलते ही और शांत हो जाता था। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इतना भरोसा है खुद पर तो एक बेट हो जाए। अगर हम जीत गए तो वो लड़का हमारा क्या कहते हो? चुनौती सुनते ही सामने वाला गुस्से से उबल पड़ा। उसने उंगलियां चटकाईं और घूरते हुए बोला, और अगर तुम हार गए तो ऐसे ही पीछे हट जाओगे? क्या उसकी जगह लेने की हिम्मत है या बस हवा में बात कर रहे हो? जान लिंगतोंग और उसकी दोस्त घबरा गईं। सुपिंग संभलकर, तुम जानते नहीं वो कौन है? एक जांग है क्लास 4 से, बेहद रेकलेस। दूसरा शियो फेंचन, अमीर घर का, कुछ भी कर सकता है। ये बैट बराबर नहीं है, तुम हार सकते हो और मुकाबला जान लिंगतोंग को करना होगा। जान लिंगतोंग ने सिर झुका लिया, आवाज धीमी थी। मैं नहीं जीत सकती। उसकी दोस्त बोली, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, क्यों ना माफी मांग ले। चलो क्लास डिवीजन एग्जाम की तैयारी करें। हेवनली एरिया के लड़के हंस पड़े। ओह, तो ये क्लास 8 के कुत्ते हैं। मेरे भाई सीओ से उलझकर ऐसे ही चले जाओगे? इतना आसान नहीं है। सुपिंग ने उनकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया, बस जान लिंगतोंग की तरफ देखा। धीरे से बोला, मुझ पर भरोसा करो, ये लोग तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। फिर उसने उस अर्थ एरिया वाले लड़के की ओर देखा जो घुटनों पर दबा हुआ था। क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहती? जान लिंगतोंग चुप रही, भौहें सिकुड़ी हुई। मन में संघर्ष चल रहा था। सुपिंग समझ रहा था उसे बस एक चिंगारी चाहिए थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया, वही पल काफी था। जान लिंगतोंग ने मुट्ठी भींच ली, आंखों में हिचकिचाहट की जगह दृढ़ता आ गई। उसने सिर उठाया, मैं मुकाबला करूंगी। जेन चुनहान तिरस्कार से हंसा, बेकार लड़की, बस बड़ी बातें करना आता है। मैच में ऐसा सबक सिखाऊंगा
जीना मौत से बदतर लगेगा। मेरे पीछे आओ, मुझे एक अच्छी जगह पता है। वे अर्थ एरिया से दूर एक अंधेरी गली में मुड़ गए। दोनों लड़कियों को महसूस हुआ कि चारों तरफ हवा में ही खतरे की गंध घुली हुई है। सड़क के दोनों किनारों पर दर्जनों आंखें उन्हें घूर रही थीं। कुछ गुंडे पिंजरों के पास खड़े कर्ज वसूल रहे थे। पिंजरों के अंदर भयानक फियर्स बीस्ट्स बंद थे, गरजते हुए, सड़ांध फैलाते हुए। जितना वे गली के अंदर बढ़ते गए, माहौल उतना ही डरावना होता गया। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन सूपिंग बेपरवाह था। हाथ जेब में डाले सड़क के बीचों बीच ऐसे चल रहा था जैसे यह सब उसके लिए कुछ भी न हो। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी एस्ट्रल एनर्जी चमक रही थी, रक्षा के लिए तैयार। अगर कोई झपटा तो उसे उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता। वह मुड़कर बोला, डरने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, खासकर तुम, जांग लिंगतोंग। बस मुकाबले पर ध्यान दो। उसकी आंखों में फिर से हिम्मत लौट आई, चेहरे पर दृढ़ निश्चय उभर आया। कुछ देर बाद वे एक अंडरग्राउंड कंपटीशन अरीना में पहुंचे। नियम वही थे, पहले बीस्ट कंट्रोल, फिर बीस्ट फाइटिंग। जो प्रतिद्वंद्वी के पेट को हरा दे वही विजेता। 3 में से 2 राउंड जीतना जरूरी। फेंचान ने जीभ बाहर निकालकर जान लिंगतोंग को उकसाया, लेकिन इस बार वह जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने साफ शब्दों में कहा, ठीक है। अचानक अंधेरे से एक गठीला आदमी बाहर आया। वह कई आयरन केजेस को धक्का देता हुआ ला रहा था। पिंजरों में अलग अलग फियर्स बीस्ट्स बंद थे, लाल आंखें, खूंखार नजरें। जैसे ही वे बाहर आए, दांत निकालकर गुर्राने लगे। जांग लिंगतोंग की नजर एक छिपकली जैसे दिखने वाले बीस्ट पर पड़ी। वह पिंजरे को ही काटने की कोशिश कर रहा था, इतना उग्र कि बंद होने के बाद भी शांत नहीं। अगर दरवाजा खुला तो शायद सीधा उस पर झपट पड़े। उसके चेहरे की तनाव भरी लकीरें देखकर फेंचन घमंड से मुस्कुराया। उसने दस्ताने पहने और बोला, ये अर्थ एरिया का सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड अरीना है। यहाँ किसी जेंटल पेट से काम नहीं चलेगा। तुम लोग तो इन्हें देखकर ही डर गई होंगी, है ना? जांग लिंगतोंग चुप रही। उसने गहरी सांस ली, खुद को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं पुराने घाव जाग उठे थे। एक फियर्स बीस्ट के नाखूनों से घायल होने की याद जैसे फिर से सच बनकर सामने आ गई हो, और वह दर्द अभी भी भीतर कहीं मौजूद था। हर बार जब वह अपने सामने किसी फियर्स बीस्ट को देखती, वही पुरानी घटना उसके दिमाग में लौट आती। वही हादसा जिसे गाइडिंग टीचर दिंग चुनफिंग और उसके चमचे स्टूडेंट्स बार बार बहाना बनाकर उसे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो दर्दनाक और शर्मनाक यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती थीं। उसका शरीर ऐसे कांपने लगता जैसे तेज बुखार हो। उसने अपने पतले हाथों को कसकर पकड़ लिया और अरीना में खड़ी रही। लेकिन यह बात बाहर खड़े लोगों की नजरों से छिपी नहीं। भीड़ से आवाजें आने लगीं, यहाँ से निकल जाओ, कमजोर लड़की, लकड़ी की तरह क्यों खड़ी हो? चारों तरफ से ताने, हंसी और अपमान की आवाजें गूंज रही थीं। उसकी रेड हेयर्ड फ्रेंड यह सब देखकर और घबरा गई। वह बोली, सब खत्म हो गया। जान लिंगतोंग बहुत झटके झेल चुकी है। हमें उसे स्टेज पर नहीं आने देना चाहिए था। सूपिंग उसके बाईं ओर खड़ा था, चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं। वह शांत स्वर में बोला, नहीं, वह इससे भाग नहीं रही, वह इसे पार करने की कोशिश कर रही है। लाल बालों वाली लड़की ने भौहें सिकोड़ी। उसका मूड अच्छा नहीं था। तुम तो बस ट्रेन में उससे मिले थे, तुम उसकी हालत क्या समझोगे? लेकिन सूपिंग ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वह अचानक बोला, क्या तुमने कभी मछली और ग्लास जार की कहानी सुनी है? वह उलझ गई। यह समय कहानी सुनाने का था। सूपिंग ने खुद ही आगे कहना शुरू किया। एक बार एक आदमी ने एक मछली को पारदर्शी ग्लास जार में बंद कर दिया। मछली को पता ही नहीं था कि वह कैद है। उसे कांच दिखाई नहीं देता था। वह आगे तैरने की कोशिश करती। हर बार उसका सिर कांच से टकराता, खून निकलता, लेकिन नतीजा वही। धीरे धीरे उसने मान लिया कि जार के बाहर की दुनिया झूठी है, वह वहां जा ही नहीं सकती। और फिर वह पूरी जिंदगी उसी जार के अंदर गोल गोल घूमती रही। कहानी खत्म। लाल बालों वाली लड़की नाराज हो गई। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? अगर हम हार गए तो हमें मारा जाएगा। लेकिन सूपिंग के मन में कहानी का एक और हिस्सा था। उस ग्लास जार में एक छोटा सा गैप था, इतना कि जान लिंगतोंग जैसी छोटी मछली चाहती तो बाहर निकल सकती थी। लेकिन असली बात यह थी, उसे अब रास्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने खुद जार को गायब कर दिया था। अब उसे बस अपनी पूंछ हिलानी थी और वह विशाल समंदर में तैर सकती थी। सवाल सिर्फ इतना था, क्या एक छोटी मछली इतने बड़े समंदर में टिक पाएगी? जवाब तुरंत मिला। ज़ेफिंकन और उसकी रेड हेड फ्रेंड के चेहरों पर हैरानी जम गई। जन लिंगतोंग अब खोई हुई गोल्डफिश नहीं थी, अब वह बदल चुकी थी। अब उसके भीतर एक ऐसी छवि जाग चुकी थी जैसे कोई साधारण कार्प बदलकर ड्रैगन बन गया हो, और वह भी कोई आम ड्रैगन नहीं, एक भयानक आइस ड्रैगन। जैसे ही उसने जोर से कहा, स्टार्ट, चारों तरफ की हवा जमने लगी। बर्फीली एनर्जी उस ड्रैगन के चारों ओर घूमने लगी। ज़ेफिंकन के दांत भींच गए।
वह उस ठंडे ऑरा को सहने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में सवाल उठा, यह कैसे हो सकता है? यह ठंडक पहले जैसी नहीं है, यह तो जैसे कोई और इंसान हो। लेकिन वह अभी भी अहंकार में बोला, घमंड मत करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे जीतता हूँ। पहला चरण था वाइल्ड बीस्ट कंट्रोल। दोनों पक्ष को एक एक जंगली जानवर दिया गया। उन्हें उसकी उग्रता कम करनी थी, उसे पूरी तरह आज्ञाकारी बनाना था। ज़ेफिंकन व्यंग्य से मुस्कुराया, अर्थ एरिया के ज्यादातर पेट्स तो हेवनली एरिया के यूज्ड गुड्स हैं। जो बीस्ट्स वहां टेम नहीं हो पाए, उन्हें यहाँ फेंक दिया जाता है। इन यूज्ड गुड्स को कई बार ट्रेन किया जा चुका होता है, इसलिए जो लोग यहाँ के ट्रिक्स जानते हैं वे इन्हें जल्दी काबू कर लेते हैं। तुम मुझे नहीं हरा सकती। वह अपने ही घमंड में खोया था। उसे गर्व था कि वह खुद उन ट्रक्स को चलाता है जो बीस्ट कॉर्प्सेस और आधे मरे जानवरों को अर्थ एरिया लाते हैं। लेकिन तभी जानलिंग तोंग की आवाज गूंजी, मेरा बीस्ट कंट्रोल पूरा हो चुका है। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। वह भेड़िए जैसा फियर्स बीस्ट जो अभी कुछ देर पहले दहाड़ रहा था, अब शांत खड़ा था, पूरी तरह आज्ञाकारी जानलिंग तोंग के पीछे। वह उसकी पीठ से टिककर खड़ी थी। उसके मुंह में एक बड़ी रिब हड्डी थी, लेकिन वह उसे खा नहीं रहा था क्योंकि उसे अभी तक जानलिंग तोंग का आदेश नहीं मिला था। जिंगचुन की आंखें फैल गईं। यह कैसे हो सकता है? तुम यूज्ड गुड्स को कैसे संभाल सकती हो? दूर खड़ी उसकी रेड हेयर्ड फ्रेंड मुस्कुराई, कैसे नहीं होगा? तुम घमंडी आदमी। हर बार जब जानलिंग तोंग यहाँ पेट्स लाती थी, वह हमें बीस्ट कंट्रोल सिखाती थी। वह पुरानी जानलिंग तोंग वापस आ चुकी है। उसी समय चियो फिंकन ने भी अपना बीस्ट कंट्रोल पूरा कर लिया। उसने तुरंत अगला बटन दबाया। अब नर्चरिंग का चरण था, लेकिन बोलते बोलते उसने जेन की तरफ नजर डाली। एक इशारा। जेन ने चुपचाप ब्लू बटन दबा दिया। सूपिंग की नजर तुरंत उस पर पड़ी। वह करंट एक्टिवेट करने वाला बटन था। तुरंत अरीना के चारों तरफ लगी फेंस में बिजली दौड़ गई। पूरा घेरा खामोशी से बिजली से भर चुका था। यह एक चाल थी ताकि कंपटीशन के दौरान अगर किसी पेट ने फेंस को छुआ तो वह बिजली से झुलस जाए और मुकाबला वहीं खत्म हो जाए। यह दृश्य देखकर सूपिंग ने सोचा कि वह एस्ट्रल एनर्जी से अपनी आवाज जीन लिंगोंग तक पहुंचाकर उसे चेतावनी दे दे। लेकिन जब उसने उसकी तरफ देखा, वह पूरी तरह शांत थी। वह अर्थ प्रॉपर्टी वाली पेट फूड हर्ब्स चुन रही थी। सूपिंग हल्का सा मुस्कुराया, संतुष्ट। शायद उसने बेवजह ज्यादा सोच लिया था। दोनों पक्ष नर्चरिंग पूरा कर चुके थे। तीसरा मुकाबला तुरंत शुरू हो गया। ज़ेफिंकन ने तुरंत अपने वायलेंट एप को आदेश दिया, सीधे सामने वाले ब्लू लीफ बीस्ट पर हमला करो। उसकी योजना साफ थी। वह चाहता था कि जानलिंग तोंग की ग्रीन लिजर्ड इलेक्ट्रिक फेंस से टकरा जाए और बिजली का झटका खाकर हार जाए। वायलेंट एप पूरी ताकत से दौड़ा। उसने ब्लू लीफ बीस्ट को धक्का देकर इलेक्ट्रिक फेंस की तरफ पटक दिया। चिंगारियों की आवाज गूंज उठी। तेज बिजली दोनों पेट्स को घेर चुकी थी। तभी उसकी रेड हेयर्ड फ्रेंड को समझ आया, फेंस में बिजली है। ज़ेफिंकन के चेहरे पर संतोष था। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हो रहा था। वह घमंड से बोला, मेरे फियर्स बेयर ने अपने शरीर के एक हिस्से को थंडर एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। यह बिजली तो उसे सिर्फ गुदगुदाएगी, वह जरूर हार जाएगी। यह सुनकर रेड हेयर्ड गर्ल का खून खौल उठा। यह घटिया इंसान खुलकर चीटिंग कर रहा था, लेकिन सूपिंग शांत था। उसे परिणाम पहले से पता था। वह हल्के से बोला, इतनी जल्दी मत बोलो। सिर्फ थंडर एट्रीब्यूट ही ब्यूटी इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट नहीं कर सकता। जैसे ही उसने यह कहा, ब्लू लीफ बीस्ट के शरीर पर बड़े बड़े रॉक पैचेस उगाए। रॉक आर्मर सिस्टम सक्रिय हो चुका था। सारी बिजली जमीन में उतर गई। अगले ही पल बिजली खत्म। ब्लू लीफ बीस्ट की आंखें चमक उठीं। उसने 5 क्लॉड कैट स्क्रैच छोड़ा और फिर जोरदार हेड स्लैम किया। फियर्स बेयर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। इतनी ताकत से टक्कर लगी कि अरीना के बीच में गड्ढा बन गया। परिणाम साफ था, जानलिंग तोंग की पूरी जीत। हारने के बाद भी सियो फेनिन चुप खड़ा रहा। जानलिंग तोंग ने उसकी तरफ देखा। उसकी मुट्ठी अब भी भींची हुई थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम हार चुके हो। समझौते के अनुसार अर्थ एरिया का वह छात्र अब हमारे हवाले होगा। बाय बाय, फिर कभी मत मिलना। जान का छोटा भाई चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? भैया जी, आप कैसे हार गए? अर्थ एरिया का युवक खुशी से भर गया। चेहरा अब भी सूजा हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान चमक रही थी। बहुत अच्छा, अब मुझे मार नहीं पड़ेगी। वैसे भी किसी क्यूट गर्ल के साथ रहना ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ खड़ा सूपिंग बाहें बांधे हल्की मुस्कान के साथ यह सब देख रहा था। वह काफी संतुष्ट था। खुद उन घटिया लोगों को पीटने के बजाय उसने जानलिंग तोंग से उन्हें हरवाया। साथ ही उसे उसके अपने मानसिक कारागार से भी बाहर निकाल दिया। सच में यह एक तीर से 2 शिकार था। उसकी रेड हेड फ्रेंड खुशी से उछल पड़ी। जानलिंग तोंग, तुमने कमाल कर दिया लिंगोंग। ज़ेफिंकन हारने के बाद से अब तक एक शब्द नहीं बोला था। आंखें फटी हुई, दांत भींचे,
पसीने से लथपथ एक छोटी लड़की से हार जाना उसके अहंकार को चकनाचूर कर चुका था। वह अंदर ही अंदर जल रहा था। धत्त तेरे की, जब जीत नहीं पाया तो उसने गंदी चाल चलने का फैसला किया। वह मान ही नहीं पा रहा था कि वह किसी बच्चे से हार सकता है। चुपके से उसने एक आयरन रॉड निकाली और बड़बड़ाया, इतनी आसानी से जाने मत देना। अगले ही पल वह पीछे से जंग लिंग तोंग पर वार करने दौड़ा। जीत और हार ने उसकी समझ छीन ली थी। उसे यह भी नहीं पता था कि कब रुकना चाहिए, लेकिन सूपिंग को ऐसे घटिया लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने एक नजर डाली, उसकी आंखों से तेज एस्ट्रल एनर्जी चमकी। वह उसी पल उसे खत्म करने वाला था, लेकिन उसके कुछ करने से पहले अचानक एक बंदर जैसी फुर्तीली आकृति कूदी। उसने जे फिनकन का हाथ जकड़ लिया और उसे अरीना की जमीन पर दबा दिया। सूपिंग के अलावा किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। खुद जफिंकन भी स्तब्ध था। सूपिंग ने अपनी एस्ट्रल एनर्जी रोक ली। वह हैरान होकर पीछे देखने लगा। कौन था जिसने उससे पहले कदम उठा लिया? तभी एक मजबूत लाल बालों वाला आदमी कुछ गुंडों के साथ आगे आया। सभी शियो थिंकन को घूर रहे थे। वह आदमी तिरस्कार से बोला, हार गए हो, फिर भी गंदी चाल चलते हो। कुत्ता भी अपने पिल्लों के लिए रास्ता छोड़ देता है। तुम तो सब कुछ खुद ही निगलना चाहते हो। वह अर्थ एरिया से था, लेकिन छात्र जैसा नहीं लगता था। उसका व्यक्तित्व परिपक्व और आत्मविश्वासी था। रेड हेयर्ड फ्रेंड ने तुरंत पहचान लिया, यह बड़े भैया हैं। सूपिंग ने पूछा, क्या यह भी क्लास अर्थ का छात्र है? उसने जवाब दिया, यह अपर क्लास के बड़े भैया हैं, लेकिन अर्थ एरिया से हैं। यहाँ के सबसे पुराने छात्र। हम सब इन्हें बड़े भैया कहते हैं। कितने सालों से यह यहीं है, किसी को पता नहीं, लेकिन इस इलाके के नेता यही हैं। जमीन पर दबा हुआ जे फिनकन दांत पीसते हुए बोला, अब क्लास 8 नहीं रहा। पेट रिसोर्सेज का सोर्स सिर्फ क्लास 7 है। अगर मुझे छुआ तो क्लास अर्थ की पेट सप्लाई बंद कर दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा बड़े भैया। सोच लो, मैं सीओ फैमिली से हूँ। वह बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उस बंदर जैसे आदमी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। तुझे अपने मालिक के बोलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मंकी किंग चियो थिंकन के ऊपर चढ़कर उसे लगातार थप्पड़ मार रहा था। उसका चेहरा सूजकर गुब्बारे जैसा हो गया। वह गुस्से से कांप रहा था, लेकिन सहने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मुंह से अभी भी गालियां निकल रही थीं। धत्त तेरे की, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? लाल बालों वाला बड़ा भाई नीचे झुककर बोला, हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? यहाँ हम जो भी तरीका काम आए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही और गलत पहचानना हमें आता है। तुम हमें मत सिखाओ। उसने इशारा किया। मंकी किंग ने मौका पाकर उसे सिर से पैर तक जोरदार धुनाई दी। यह सिर्फ सजा नहीं थी, यह अर्थ एरिया के उन सभी छात्रों की तरफ से बदला था जिन्हें इसने पहले पीटा था। जान अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। आखिर में सीओ थिंकन को घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ने पड़े। सूजे हुए चेहरे के साथ वह बुदबुदाया, बड़े भाई गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। बड़ा भाई ठंडे स्वर में बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। जान ने तुरंत उसे उठाया और दोनों जितनी तेजी से हो सके वहां से भाग निकले। पीछे से बड़े भाई की आवाज गूंजती रही, आगे से अगर अर्थ एरिया में कदम रखा तो हर बार पीटूंगा। मंकी किंग भी उछलकर गुर्राया, जैसे मालिक की बात पर मुहर लगा रहा हो। जान का चेहरा पीला पड़ गया। इस समय वह बस किसी तरह यहाँ से निकल जाना चाहता था। अगर मंकी किंग ने 2 थप्पड़ और मार दिए तो शायद खुद को आईने में पहचान भी न पाता। वह बड़ा भाई जंगलिंग तोंग के पास आया। धन्यवाद, तुम्हारी गाइडेंस की वजह से अर्थ एरिया के बच्चे इतनी तेजी से आगे बढ़े। एक बार तुम्हारी मदद कर देना कोई बड़ी बात नहीं। जंगलिंग तोंग उदास हो गई। अगर मैंने क्लास 4 के सीईओ को ज्यादा नाराज कर दिया तो वह पेट रिसोर्सेज का रास्ता बंद कर देगा। उसका स्वभाव बदला लेने वाला है। वह धीरे से बोली, अगर क्लास डिवीजन न होता तो क्लास 8 के पेट रिसोर्सेज में से कुछ हिस्सा हम यहाँ ला सकते थे। लाल बालों वाला बड़ा भाई हंस पड़ा, तुम बहुत सोचती हो छोटी लड़की। हम पेट्स की कमी से नहीं डरते, नंगे पांव वाले फटे जूतों से नहीं डरते। तुम्हें उसकी नाराजगी सहने की जरूरत नहीं है। फिर वह खुले दिल से बोला, और सुनो जंगलिंग तोंग, अगर तुम क्लास डिवीजन एग्जाम में पास न हो पाओ तो शर्म मत करना। सीधे अर्थ एरिया में मेरे साथ आ जाना, मैं तुम्हारे लिए जगह बचा कर रखूंगा। लाल बालों वाला बड़ा भाई हंसते हुए बोला, कुछ अच्छे सस्ते फनशू स्पॉट्स भी बता दूंगा तुम्हें। जंगलिंग तोंग ने मासूमियत से पूछा, सच में? तभी उसकी रेड हेयर्ड दोस्त ने तुरंत टोका, भैया बेकार की बातें मत करो। मेरी दोस्त अभी मुश्किल से अपने अच्छे स्टेट में वापस आई है। इम्तिहान से पहले उसे फेल होने की बात मत सुनाओ। किस तरह के इंसान हो आप? दोनों तरफ कुछ देर हल्की बातचीत चली। तभी सूपिंग आगे आया, हमेशा की तरह मेन कैरेक्टर वाला अंदाज। सीधा सवाल, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या अर्थ क्लास के लोग अमीर हैं? ऐसे कौन किसी से मिलते ही पूछता है कि तुम अमीर हो?
लेकिन यही उसका स्टाइल था। लाल बालों वाला बड़ा भाई बाहें मोड़कर सामने खड़ा हो गया। लगता है इस भाई को अभी तक मैनर्स नहीं सिखाए गए। सूपिंग ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं बस एक साधारण इंसान हूँ, पेट बिजनेस करता हूँ। आप लोगों की बातों से लगा कि यहाँ का मार्केट प्रॉमिसिंग है, इसलिए थोड़ा स्टडी करना चाहता हूँ। बड़ा भाई गंभीर हो गया। जो लोग पेट नर्चरिंग एकेडमी में दाखिला लेते हैं वे आमतौर पर काफी वेल्थी होते हैं। अर्थ क्लास में आने की वजह या तो रिजल्ट्स खराब होना है या फिर फैमिली में पावर और मनी की कमी। तो यहाँ के लोग या तो टैलेंट में कमजोर हैं या पैसों में। लेकिन अगर तुम फायदा उठाने का सोच रहे हो तो छोड़ दो, यहाँ का पैसा पर्सनल नहीं कॉमन पर्पस के लिए डोनेट होता है। उसने हथेली फैलाई और मुट्ठी भींच ली। अगर पता चला कि तुम कोई गंदा खेल खेल रहे हो तो अंजाम वही होगा जो पहले वाले का हुआ। माहौल थोड़ा टेंस हो गया। जंगलिंग तोंग तुरंत आगे आई, भैया आप गलत समझ रहे हैं, बासु ने मुझे कई बार बचाया है, वह बुरा इंसान नहीं है। सूपिंग शांत रहा, न गुस्सा न अहंकार। वह साफ बोला, वह सही कह रही है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग मेरी पेट रेंटल सर्विस अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। पेट रेंटल सुनते ही जंगलिंग तोंग मुड़ी, क्या तुम्हारे पास पेट्स लाने का तरीका है? अब बड़े भाई के चेहरे पर शक कम हो गया। वह बोला, तुम स्कूल के नहीं हो, है ना? यहाँ पेट्स का सप्लाई सिर्फ स्कूल करता है, बिना कनेक्शंस के कोई बाहर से ला ही नहीं सकता। लेकिन सूपिंग के लिए बिजनेस ही बैटलफील्ड था, एक अच्छा मार्केट सामने था। उसने आत्मविश्वास से कहा, अगर मुझे यहाँ स्टोर फ्रंट मिल जाए तो मैं अनलिमिटेड पेट्स ला सकता हूँ, हाई लेवल हो या लो लेवल सब उपलब्ध होंगे। बड़ा भाई सोच में पड़ गया, अगर सच में पेट सप्लाई की प्रॉब्लम हल हो जाए तो यह सूखी धरती पर बारिश जैसा होगा। लेकिन यह इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? उसने तरीका पूछा। सूपिंग मुस्कुराया, बिजनेस सीक्रेट है, पहले मुझे ट्राई करने दो, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। बात तर्क संगत लगी। आखिरकार बड़ा भाई तैयार हो गया और सूपिंग को अर्थ एरिया की लग्जरी बिजनेस स्ट्रीट दिखाने ले चला। जैसे ही वे वहां पहुंचे, सामने एक गंजा आदमी उनसे टकराया। दुकान के बाहर एक बनियान पहने अंकल बैठे थे, हाथ में पंखा, धूप सेंकते हुए आराम से खुद को हवा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सबको आते देखा, बिना उठे बोले, नहीं बेचूंगा। लाल बालों वाला बड़ा भाई तुरंत झुक गया। अंकल, अगर बेचना नहीं चाहते तो किराए पर दे दीजिए, कीमत आप बोल दीजिए। लेकिन बूढ़े अंकल टस से मस नहीं हुए, न बेचूंगा न किराए पर दूंगा, यह दुकान मेरे दादाजी की निशानी है। पहली मुलाकात और सीधा इनकार। सूपिंग ने बड़े भाई की तरफ देखा, इसे लग्जरी बिजनेस स्ट्रीट कहते हो? यहाँ तो बस एक बूढ़े अंकल आइस्ड टी बेच रहे हैं और तुम इस इलाके के लीडर होकर भी इन्हें मना नहीं पा रहे। बड़ा भाई शर्मिंदा होकर सिर खुजाने लगा। लीडर हूं तो क्या हुआ, बुजुर्गों को धमका नहीं सकता। सूपिंग ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी वॉच एक्टिवेट की, सीधा चेयरमैन जू को कॉल किया, संक्षेप में पूरी सिचुएशन बताई, मामला सुलझाने को कहा। कुछ ही पल में उसकी वॉच पर एक शानदार बिल्डिंग का होलोग्राम उभरा। सूपिंग ने वह इमेज बूढ़े अंकल को दिखाया। अंकल, यह होली लाइट बेस सिटी के टॉप एरिया की दुकान है, 1 साल का रेंट ही कई पीढ़ियों के लिए काफी है, एक्सचेंज करेंगे? अंकल की आंखें चमक उठी। एक्सचेंज, सच में एक्सचेंज? उन्हें डर था कहीं सूपिंग अपना फैसला बदल न दे। कॉन्ट्रैक्ट तुरंत सामने था, बस सिग्नेचर बाकी। काम प्रोफेशनल स्पीड से हुआ। बड़ा भाई बगल में खड़ा हैरान, पहले रिलेशनशिप फिर पैसा, ये लड़का बिजनेस समझता है क्या? पेट बिजनेस में इतना कमा लिया इसने। अचानक उसे याद आया, तुम इस दुकान का क्या करने वाले हो? दरवाजे के सामने इतना बड़ा पेड़, आधा फंक्शुए तो ब्लॉक हो रहा है। सूपिंग ने जवाब नहीं दिया, सीधे अंदर चला गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही मन में कहा, अब यह दुकान मेरी है। चारों तरफ नजर घुमाई, फिर सिस्टम को कॉल किया, इस जगह को पेट नर्चरिंग स्टोर की ब्रांच बनाना है। हल्की मुस्कान, सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था। उसने तय कर लिया था, अब यहाँ स्पिरिट पूल नर्चरिंग सिस्टम शुरू होगा। दृश्य बदलता है। वह लड़का जिसकी पिटाई हुई थी, घाव पर पट्टी बंधी हुई, भागता हुआ अपने गाइडिंग टीचर के कमरे में पहुंचा। दरवाजा धक्का देकर खोला। टीचर ने उसकी हालत देखकर तुरंत पूछा, तुम्हें किसने मारा? बस इसी का इंतजार था। वह सीधा मुद्दे पर आ गया। टीचर, ये। वह बोला, टीचर, मुझे अर्थ एरिया के लोगों ने मारा है। उनकी नजर में कोई लॉ नहीं है, भीड़ बनाकर एक को घेर लेते हैं, ज्यादा लोग मिलकर कम लोगों को दबाते हैं। टीचर ने सिर उठाया। अर्थ एरिया, उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? एक्सीओ ने तुरंत मासूम चेहरा बना लिया। मुझे नहीं पता, मैं बस वहां से गुजर रहा था। अचानक उन्होंने घेर लिया और पीट दिया, यहाँ तक कह दिया कि आगे से जब भी दिखूंगा मारेंगे। टीचर, आपको मेरे लिए जस्टिस लेना होगा। आंखों में जबरन आंसू भर लिए, बेहद दुखी होने का अभिनय। लेकिन टीचर बच्चा नहीं था। ठुड्डी सहलाते हुए सोचने लगा, अगर यह यंग मास्टर खुद ट्रबल न करता तो कोई यूं ही क्यों मारता? मगर जिद्दी फैमिली शहर का बड़ा नाम है, अगर इसका गुस्सा शांत न किया तो बड़े घराने मेरे खिलाफ हो जाएंगे। वैसे भी अर्थ एरिया के स्टूडेंट्स को सजा देना कोई बड़ी बात नहीं। सोचकर बोला, तुम्हारे लिए जस्टिस होगा। एक्सीओ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। थैंक यू टीचर, आगे से स्टूडेंट आपकी सेवा में बड़ा गिफ्ट पेश करेगा। ठीक है, जाओ। अगले ही पल गाइडिंग टीचर ने अपनी वॉच एक्टिवेट की। हेवनली एरिया के कई लेक्चरर्स को बुलाया।
मीटिंग छोटी थी, फैसला बड़ा। अगले 6 महीने तक स्कूल के वेस्ट पिट साफ करने का काम क्लास 4 हेवनली सेल्फ करेगा। सबने तुरंत हामी भर दी। वैसे भी पेट्स को ट्रांसपोर्ट करना भारी काम था, स्टूडेंट्स इसमें दिलचस्पी नहीं लेते थे। अगले दिन फिर वही नजारा। हेवनली सेल्फ के ट्रक्स लाइन लगाकर अर्थ एरिया पहुंचे। ढेर सारे डेड और आधे मरे हुए पेट्स फेंक दिए गए। पहाड़ जैसा ढेर, कचरे से अलग नहीं, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स को छानने नहीं दिया गया। चारों तरफ खड़े पेट्स ने आग उगली। पूरा ढेर पल भर में राख बना दिया गया। अर्थ एरिया के छात्रों के चेहरे सख्त हो गए। उनका एकमात्र रिसोर्स भी खत्म। फिर टीचर शी के आदमियों ने अर्थ एरिया के कुछ मेल स्टूडेंट्स के पेट्स भी छीन लिए। एक छात्र चिल्लाया, टीचर ली, किस हक से मेरे पेट्स ले जा रहे हैं? माहौल अचानक तनाव से भर गया। अर्थ एरिया का प्रोफेसर आगे बढ़ा, चेहरे पर गुस्सा दबाए हुए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी, लेकिन उसे एहसास था यह बदले की शुरुआत है। क्लास फॉर हेवनली सेल्फ के लोगों के सामने अर्थ एरिया के स्टूडेंट्स घुटनों के बल बैठ गए थे। वे टीचर शी से विनती कर रहे थे, कृपया टीचर, इन्हें रोक दीजिए, प्लीज इन्हें जॉब बंद करने को कहिए। नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन जल्द ही सबसे अच्छे अचीवमेंट्स वाले स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग एसोसिएशन में चुनने वाली है। जो आप कर रहे हैं वह ठीक वैसा ही है जैसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से 1 महीना पहले किसी के एग्जाम पेपर्स जला देना। टीचर शाई ने हाथ पीछे बांध लिए। लोअर ले की विनती करती आंखों की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। तुम लोगों ने मेरे स्टूडेंट को घायल किया और अब अचीवमेंट्स की बात कर रहे हो। एक्स लेनचोन की इंजरीज का हिसाब कौन देगा? टीचर के सहारे खड़ा वह स्टूडेंट सीधे लो इलाई के चेहरे की तरफ उंगली उठाकर बदतमीजी से चिल्लाया, तुम्हारे स्टूडेंट ने मुझे मेलिशियसली इंजर्ड किया है, उन्हें तुरंत कमांड दो वरना यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। ले ने कभी नहीं सुना था कि अर्थ एरिया के स्टूडेंट्स हेवनली एरिया को प्रोवोक करने की हिम्मत करें। वह चौंक गया। मेरे स्टूडेंट्स तुम्हें क्यों मारेंगे? उसने पीछे खड़े अपने स्टूडेंट्स की तरफ घूरकर पूछा, कौन है वह? तुरंत उसे सामने लाओ। लेकिन वे सब तो सिर्फ इस मामले में फंसे हुए लोग थे। सबने सिर हिलाया, किसी को कुछ नहीं पता। जेफिन गुस्से से दांत भींचते हुए बोला, ऐसे अनजान मत बनो, यह तुम्हारा सीनियर था जिसने मुझे मारा। तभी एक्सियोएन आगे बढ़ा। अर्थ एरिया के एक युवक की कॉलर पकड़ ली, हाथ उठाया जैसे अभी पंच मार देगा। जेटफिंकन अब सब्र खो चुका था। जल्दी उसे बुलाओ, अगर अभी भी जिद करोगे तो उसकी जगह तुम मार खाओगे। देखते हैं कब तक सह पाते हो। उसी वक्त अर्थ एरिया का रेड हेड ओल्डर ब्रदर लेजेंड क्लास से एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स उठाए वहां से गुजर रहा था। टीचर ले और स्टूडेंट्स को घुटनों पर देखकर वह हैरान रह गया। टीचर, ये क्या हो रहा है? सब यहाँ क्यों खड़े हैं? क्लास नहीं जाना क्या? जिस नाम की शिकायत एक्सियोन ने की थी उसे सामने देखकर ले का गुस्सा फट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास हेवनली सेल्फ के स्टूडेंट को मारने की? गाइडिंग टीचर तक को यहाँ आना पड़ा न्याय मांगने। जल्दी यहाँ आओ। टीचर इलाई की आवाज और भी सख्त होती जा रही थी। वह किसी भी कीमत पर रेड हेड युवक से गलती कबूल करवाना चाहता था, क्योंकि अगर उसने इनकार किया तो अर्थ एरिया का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता था। अब बदले का टारगेट साफ हो चुका था। स्याओ फिंगचान के सबऑर्डिनेट्स हाथों में वेपन लिए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी जैसे शिकार सामने खड़ा हो। अब जब उसके पास नंबर्स थे और ऊपर से सपोर्ट भी, तो वह बेहद आराम में था, पूरी तैयारी के साथ रेड हेड नाम को उसका अंजाम दिखाने के लिए। जिस स्टूडेंट की कॉलर पकड़ी गई थी उसने भीड़ देखकर अपने ओल्डर ब्रदर को चिल्लाकर कहा, भैया भागो जल्दी, ये लोग तुमसे बदला लेने आए हैं। लेकिन रेड हेड ओल्डर ब्रदर हमेशा सीधी राह चलने वाला इंसान था। जैसे जैसे जेफिंक और उसके लोग और घटिया होते जा रहे थे, उसका गुस्सा भी उबल रहा था। उसने मुट्ठियां भींच ली, तैयार था कि जो भी बदतमीजी करेगा उसे सीधा जवाब देगा। जेफिंगचन के सबऑर्डिनेट्स हाथों में पाइप लिए एक साथ झपट पड़े। क्या वह उन्हें यूं ही खुद पर टूट पड़ने देता? एक हाथ से उसने अपने कंधे पर रखा बड़ा बॉक्स संभाला और पंजों के बल आगे बढ़ते हुए सबसे पास खड़े नाम के चेहरे पर सीधा पंच जड़ दिया। वे लोग नंबर्स के दम पर कमजोरों को घेरने के आदी थे। उन्होंने ओल्डर ब्रदर को चारों तरफ से घेर लिया ताकि वह खुलकर वार न कर सके। कुछ तो उछलकर उसके सिर पर वार करने ही वाले थे। तभी उसने और इंतजार नहीं किया। उसने बॉक्स छोड़ दिया और उसे उनकी तरफ उलट दिया। बॉक्स के अंदर से 3 अलग अलग तरह के पेट्स बाहर निकले और अगले ही पल उन पर टूट पड़े। जेफिंगचुन के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस बॉक्स में पेट्स छिपे होंगे। लोअर भी हैरान रह गया। 3 पेट्स? उसने तुरंत पूछा, ये पेट्स तुम्हें कहाँ से मिले? जैसे वह इसी सवाल का इंतजार कर रहा हो, रेड हेड नाम मुस्कुराया। इस बार हालात पहले जैसे नहीं है टीचर, अब हमें उनके चेहरे देखने की जरूरत नहीं। अर्थ एरिया के पास अब हाई क्वालिटी पेट्स हैं। सबसे पहले जिसका चेहरा उतर गया वह एक्सियोएन था। यह खबर उसके लिए आसमान से गिरी बिजली जैसी थी। उसने जानबूझकर टीचर शाई से शिकायत की थी ताकि क्लास 4 के पास पेट्स देने का अधिकार रहे और अर्थ एरिया को अपमानित किया जा सके। और अब वे कह रहे थे कि उनके पास खुद पेट्स हैं। ले स्तब्ध था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। अगले ही पल ओल्डर ब्रदर टीचर को अर्थ एरिया की लग्जूरियस बिजनेस स्ट्रीट में ले गया
गली के कोने पर जो छोटी सी दुकान हुआ करती थी, अब उसके बाहर स्टूडेंट्स की लंबी लाइन लगी थी, सब पेट्स लेने के इंतजार में, जैसे दुकान का साइन बोर्ड बदल गया हो। दुकान के पास हेवनली ड्रैगन हाउंड अपने पैरों पर टिका खर्राटे ले रहा था। उसका सुनहरा फर धूप में चमक रहा था, उसका सिर छत से भी ऊंचा, जैसे सोने की मूर्ति खड़ी हो। अर्थ एरिया के स्टूडेंट्स खुश चेहरों के साथ अंदर बाहर आ जा रहे थे, किसी के हाथ में एग, किसी के हाथ में पेट। जो भी दुकान में आया खाली हाथ नहीं लौटा। लोअर यह सब देखकर बच्चे की तरह हंस पड़ा। सचमुच हर स्टूडेंट के हाथ में अब एक पेट था। जय फिंकन की भौहें सिकुड़ गईं। इतने हेल्थी पेट्स आखिर आए कहां से? रिस्ट्रिक्टेड अर्थ एरिया में कोई पेट स्टोर बिजनेस कर ही नहीं सकता। रेड हेयर्ड ओल्डर ब्रदर आत्मविश्वास से मुस्कुराया। आंखें खोलकर देखो, यहाँ सच में पेट स्टोर है, और सिर्फ बाइंग, सेलिंग, रेंटिंग ही नहीं। दुकान के अंदर रेयर हर्ब्स रखी हैं जिनसे पेट फूड तैयार होता है। वे चमक रहे थे जैसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्लास की हाई लेवल सप्लाईज हों। एक्स जैसा नाम जो सिर्फ लोगों को डराना जानता था, वह भी पहचान गया कि यह वही हाई लेवल पेट फूड है जो हेवनली एरिया की प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्लास में मिलता है। रेड हेयर्ड ओल्डर ब्रदर ने बाहें बांधकर गर्व से कहा, यह सब मार्केट प्राइस से कम दाम पर मिलेगा और क्वालिटी स्कूल की सप्लाई से जरा भी कम नहीं होगी। ले बेहद उत्साहित था। उसे यह जानने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी कि यह स्टोर कहां से आया। उसे बस एक ही बात की खुशी थी कि उसके स्टूडेंट्स के पास अब पेट्स हैं। अब उन्हें आने वाले एग्जाम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सभी स्टूडेंट्स ने एक्सीलेंट रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं। यह स्टोर का ओनर बिजनेस नहीं कर रहा, चैरिटी कर रहा है। लेकिन जेफिन ने किसी को खुश रहने का मौका नहीं दिया। उसने उंगली उठाकर उस दुकान की तरफ इशारा किया और टीचर से कहा, इस स्टोर में जरूर गड़बड़ है। स्कूल में जो पेट्स और फूड मिलते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं। ये लोग इलीगल तरीके से सेल कर रहे हैं। टीचर शाई की अप्रूवल मिलते ही उसने लोगों को आदेश दिया कि स्टोर तोड़ दो और सारे इलीगली स्मगल्ड पेट्स जब्त कर लो। भीड़ शोर मचाते हुए स्टोर के अंदर घुस पड़ी। उसी वक्त सूपिंग का गोल्डन हेड डॉग जो आराम से सो रहा था, आंखें खोलने पर मजबूर हो गया। उसकी सुनहरी आंखों ने देखा कि लोग उसके ओनर के स्टोर पर बुरी नीयत से टूट रहे हैं। अगले ही पल वह खड़ा हो गया। लोग दहल उठे। हेवनली ड्रैगन हाउंड अब किसी घर के बाहर रखी पत्थर की मूर्ति जैसा शांत नहीं था। वह जीवित था और उसकी मौजूदगी भारी थी। वह उछला और ऐसी दहाड़ लगाई जैसे सचमुच किसी ड्रैगन की गर्जना हो। भीड़ डरकर पीछे हट गई। यह फिंकन ने अपने कान ढंक लिए, हकलाते हुए बोला, यह कुत्ता ड्रैगन की रोर कैसे निकाल सकता है? यह आखिर कौन सा गोल्डन ड्रैगन हाउंड है? इसकी ऑरा इतनी भयानक कैसे है? उसकी दहाड़ को सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता था, उसका ओनर। तभी दरवाजे के अंदर से एक काली आकृति बाहर आई। क्या हो रहा है बाहर? इतना शोर क्यों है? आवाज सुनते ही जी फिंकन पहचान गया। यही वही नाम है जो जांग लिंगोंग के साथ था, जिसने उसकी पीटाई करवाई थी। सूपिंग बिना घबराहट, होंठों पर हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। तुम लोग मेरे गार्ड डॉग को क्यों घेर रहे हो? क्लास फॉर हेवनली सेल्फ के लोग जवाब देने ही वाले थे कि तभी हेवनली ड्रैगन हाउंड ने जमीन पर अपने पंजे जोर से पटके। धमाका। भीड़ चारों तरफ बिखर गई। ड्रैगन जैसी रोर सुनकर सब समझ गए, यह मजाक नहीं है। गोल्डन डॉग के पैरों के नीचे से लोग भागते हुए किनारे हो गए। वे सचमुच चींटियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। यह कैसा डॉग है? इसकी आवाज ड्रैगन जैसी है। यह सुपर गॉड पेट स्टोर है या कोई नकली दुकान? पीछे हटो, नहीं तो कुचल दिए जाओगे। जेफिंकन ने हालत बिगड़ते देख लड़ाई शुरू होने से पहले ही पीछे हटना बेहतर समझा। वह टीचर की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया, ये सब निकम्मे लोग हैं, एक डीमन डॉग तक को नहीं हरा सकते। ये तो बस एक डीमन हाउंड है। टीचर, अपने गार्ड्स को भेजिए। सूपिंग आराम से चलते हुए हेवनली ड्रैगन हाउंड के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फैल रही थी, आंखें शांत, आवाज स्थिर। तुम लोग पहले छोटे को मारने का खेल खेलते हो, फिर बड़े को मारने आते हो। टीचर शायद चुपचाप सब देख रहा था। अपने स्टूडेंट की तरह उतावला नहीं था। वह भीतर ही भीतर इस ड्रैगन हाउंड का आकलन कर रहा था। इसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी किंग बीस्ट के सामने खड़े हों। हेवनली ड्रैगन स्कूल में मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा। जितनी जानकारी है उसके हिसाब से इतनी बड़ी किंग बीस्ट को कंट्रोल करने की सीक्रेट मेथड सिर्फ नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन के लोगों के पास होती है, चाहे इसकी ताकत हो या बैकग्राउंड। यह आदमी आसान नहीं है। अनुभवी प्रोफेसर की नजर पहचानने में कभी गलती नहीं करती। अचानक टीचर शाई ने चेहरा बदला, हल्की नकली मुस्कान के साथ बोला, मुझे एक स्टूडेंट से रिपोर्ट मिली कि उसे अर्थ एरिया में मैलिशियसली मारा गया, इसलिए मैं मीडिएशन करने आया हूँ। क्या आप इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? जिनचन,
जिनचन की आंखें फैल गईं, मुंह खुला रह गया। क्या? ओल्ड मैन। इतना सुनते ही बड़ा रेड हेड नाम अपना मुंह ढंक कर जोर से हंस पड़ा। टीचर शाय, अभी तो आप बहुत हाई एंड माइटी थे, अचानक इतनी विनम्र भाषा क्यों? कुछ अजीब नहीं लग रहा? एक्सियो थिंकन गुस्से से दांत पीसने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका टीचर झुक क्यों रहा है। वह रेड हेड नाम को घूर रहा था, जैसे अभी उस पर टूट पड़ेगा। उधर जंग लिंगोंग धीरे से अपनी दोस्त से बोली, डरो मत, बॉस एक्स हमें प्रोटेक्ट करेंगे, चलो। टीचर शाई को सब सच समझाते हैं। स्टोर के सामने हेवनली ड्रैगन हाउंड शांत बैठा था, लेकिन जिसकी भी आंखें थीं वह समझ सकता था कि यह कोई साधारण क्रीचर नहीं। फिर भी एक्सियोफेनिन शायद बैंडेज के नीचे दिमाग खो बैठा था। वह हंसते हुए बोला, ये बच्चे चाहे जितनी एक्सप्लेनेशन दे कोई फायदा नहीं। हर साल मेरा फैमिली स्कूल को इतना पैसा देता है, टीचर शाई जरूर मेरा साथ देंगे। वह अंदर ही अंदर उम्मीद कर रहा था कि टीचर सबको सबक सिखाएंगे, लेकिन अगला दृश्य उसके लिए बिजली जैसा था। टीचर शाई ने बिना एक्सप्लेनेशन सुने ही कहा, दोनों साइड्स को चोट लगी है, मामला बराबर है, सब घर जाओ और गुस्सा मत रखो। फिर उसने एक्सियोन की तरफ मुड़कर सख्ती से कहा, कंपटीशन के बाद तुमने जानबूझकर हमला किया, तुम्हें अपॉलॉजी देनी होगी। एक्सियोन समझ ही नहीं पाया कि सिग्नल क्या है। वह चिल्लाने लगा, टीचर उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं आपका स्टूडेंट हूँ या वो? टीचर शाई ने शांत स्वर में आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह स्टूडेंट का मामला नहीं है, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। यह फेयरनेस और जस्टिस का सवाल है। अगर हेवनली किंग लू भी गलती करे तो उसे भी अपॉलॉजी देनी होगी, माफी मांगो। सुपिंग ये सब सुन रहा था, हल्की मुस्कान के साथ बोला, फिलोसोफर से भी बेहतर लेक्चर दे रहे हैं आप। फिर उसने जोड़ा, अपॉलॉजी के साथ श्याओएन घायल स्टूडेंट के मेडिकल एक्सपेंसेस भी वापस करेगा। मुझे नहीं पता आप दोनों को इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। रिकंसिलिएशन प्लान से संतुष्ट होकर जांग लिंगतोंग और उसकी दोस्त ने एक साथ कहा, ठीक है, वैसे भी वे लड़ाई करने वाले लोग नहीं थे। यह नतीजा उनके लिए पहले ही काफी अच्छा था, लेकिन यंग मास्टर को यह मंजूर नहीं था। रेड हेड बड़े भाई तो खुश होकर हंस पड़े, अरे सुना नहीं क्या, सॉरी बोलो, मेडिकल एक्सपेंसेस भी निकालो। जैफिंकन ने मुट्ठी कस ली, भौहें सिकुड़ी हुई, तुम लोगों में हिम्मत है, मुझे इंसल्ट किया और अब मुझसे अपॉलॉजी मांग रहे हो। लोग हंसी रोक नहीं पा रहे थे, जो तुमने किया वही दोहराया गया और तुम उसे इंसल्ट कह रहे हो। टीचर शाई को बेबस देखकर जीफिनकन बड़बड़ाया, सपने में भी मत सोचना, रुको दिखाता हूँ। उसने अपनी कलाई की वॉच उठाई और फैमिली सिग्नल भेज दिया। सिग्नल जाते ही उसने हाथ ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाया, कोई है? अगले ही पल 3 परछाइयां बिजली की तरह पीछे से सामने आकर खड़ी हो गईं, मानो ट्रांसफॉर्मेशन सीन हो। डेथ फैमिली के यंग मास्टर होने का फायदा साफ दिख रहा था। 3 असैसिन्स फैमिली यूनिफॉर्म में एक्सियोफेनिन के आगे खड़े हो गए। यंग मास्टर, आपने हमें क्यों बुलाया? उनके शरीर से डार्क रेड एस्ट्रल एनर्जी निकल रही थी। साफ था ये एक्सपर्ट्स थे। उनकी आंखें उन लोगों पर टिक गईं जिन्हें उनके मास्टर ने रेड कहा था। सबके सामने इंसल्ट करने की हिम्मत। अर्थ एरिया के टीचर चिल्लाए, वो हवा में तैर रहे हैं। ये तीनों टाइटल लेवल एक्सपर्ट्स हैं। फैमिली के एक्सपर्ट्स सच में ट्रेंड हैं। अगर ये सच में लड़ पड़े तो अर्थ एरिया मिट जाएगा। मामला हाथ से निकलता देख टीचर शाई ने धीरे से समझाया, अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। उन्होंने रिकंसिलिएशन मान ली है, सोच लो। लेकिन ज़ेन चोंग का स्वभाव ही उग्र था। उसने सिर हिलाया, ये गुस्सा मैं नहीं निगल सकता, खून बहते देखूंगा तभी चैन मिलेगा। वह टीचर शी को भी अपने साथ घसीटकर डीमन हाउंड के खिलाफ खड़ा करना चाहता था। उसे पूरा विश्वास था वे उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। जांग लिंगतोंग अभी भी एक यंग लड़की थी, स्कूल चेयर पर हाथ कसकर बैठी थी। टाइटल लेवल एक्सपर्ट्स को देखकर वह सच में घबरा गई। रेड हेड बड़े भाई ने बुदबुदाया, तो अब सब खत्म है, सब कुछ नदी में बह जाएगा। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुपिंग के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। ये 3 टाइटल लेवल लोग उसकी नजर में बस छोटे झींगे थे। असल एक्सपर्ट तो अभी ऊपर है। उसकी बात सुनकर दोनों चौंक कर ऊपर देखने लगे। आसमान के बहुत ऊपर एक आकृति तैर रही थी जिसके शरीर से नीली एस्ट्रल एनर्जी चमक रही थी। जब उसे पता चला कि उसकी मौजूदगी पकड़ ली गई है, जी फैमिली के एल्डर हल्का सा हंसा। तुम मेरी प्रेजेंस महसूस कर पाए, काबिले तारीफ है। लेकिन उसके लहजे में साफ धमकी थी। ज़ेरेफिंकन की आंखें फैल गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि एसआई ग्रैंडपा खुद आएंगे। वह घबराकर बोला, आप यहाँ? बुजुर्ग ने आंखें सिकोड़कर नीचे देखा। रिपोर्ट देखने आया हूँ। और क्या? मेरी नजरों के नीचे तुम शाओ फैमिली की फॉरबिडन आर्मी को बिना अनुमति मोबिलाइज करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? ऊपर से उतरता दबाव इतना भारी था कि नीचे खड़े लड़कों की सांसें अटक गईं। डर के मारे ज़ैफिंकन की जुबान लड़खड़ा गई। उसने कांपती उंगली से सबकी ओर इशारा किया। उन्होंने मुझे बुली किया, ये चोटें देखिए, सब इन्होंने दी हैं। गाइडिंग टीचर ने भी ध्यान नहीं दिया। मुझे यही करना पड़ा। आप मुझे जस्टिस दिलाइए। दूसरी तरफ रेड हेड बड़ा भाई गुस्से से चिल्लाया,
ये काला को सफेद बना रहा है। सूपिंग बहस में शामिल नहीं हुआ। तभी काफी समय से शांत पड़ा सिस्टम अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। ब्रांच स्टोर का स्टेटस खतरे में है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो यहाँ टिक पाना मुश्किल होगा। ब्रांच मिशन एक्टिवेटेड। होस्ट, इस शहर में रेप्यूटेशन बनाओ। रिवॉर्ड, केओस, स्पिरिट पूल पर 50% डिस्काउंट कूपन। मिशन टाइम 1 महीना। फेलियर पेनल्टी, होस्ट इवैल्यूएशन स्कोर से 5 पॉइंट्स कम। करंट प्रोग्रेस 12%। काफी समय बाद मिशन दिखा था, लेकिन सूपिंग की नजर सीधा 50% डिस्काउंट कूपन पर टिक गई। भले ही वो बॉस था, डिस्काउंट का नाम सुनकर मन तो ललचाता ही है। रैंक 3, स्पिरिट पूल की हर नर्चरिंग 1000 एनर्जी लेती थी। अगर आधी हो जाए तो 500 पॉइंट्स की बचत। अभी प्रॉफिट कम था, लेकिन स्पिरिट पूल अपग्रेड होने के बाद क्या चमत्कार हो जाए कौन जानता है। थोड़ा सोचकर सूपिंग ने मिशन एक्सेप्ट कर लिया और ठीक 1 सेकंड बाद धरती जोर से कांपी, जैसे भूकंप आ गया हो। ऊपर से खतरा उतरा, जैसे कि एस्ट्रल एनर्जी से बना एक विशाल हाथ आसमान से नीचे आया, जैसे पूरा आकाश ढक गया हो। हिम्मत कैसे हुई जेड फैमिली को बुली करने की। उसकी आंखें और शरीर नीली रोशनी से चमक उठे। बिजली की कड़कड़ाहट गूंजने लगी। ऊपर उठे हाथ में बिजली जमा हो रही थी, नीचे खड़े लोगों को कुचलने के लिए। सेफिंकन वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। चाहे उसने पहले बिना इजाजत सेना बुला ली हो, लेकिन वह जी फैमिली का यंग मास्टर था। जब तक ग्रैंडपा मौजूद हैं, सब स्मूथ हो जाएगा। आखिर वह रैंक 9 तक पहुंचा। जीनियस था, नर्चरिंग मास्टर भी, पेट वॉरियर भी, और जीजी पिछले 100 सालों में जी फैमिली का सबसे ताकतवर इंसान। अर्थ एरिया का टीचर जो हमेशा विनम्र रहता था, आज डर से ऊपर देखकर बोला, सीनियर कृपया शांत हो जाइए, हमारी बात सुन लीजिए। लेकिन जीएसजी का विशाल हाथ और फैल गया। एस्ट्रल एनर्जी और भयंकर हो उठी।